विष्णु ऑफिस जाने के लिए अपने रूम में रेडी हो रहा था और सुरभि उसके जाने के इंतजार में अभी भी किचन में ही खड़ी थी। शायद वो खुद को विष्णु की नज़रों से छुपाना चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे फिर से विष्णु की कड़वी बातों का सामना करना पड़ जाए। विष्णु भी ये बात कहीं ना कहीं समझ रहा था कि सुरभि उसकी नज़रों में आना नहीं चाहती, इसलिए इतनी देर से कमरे में नहीं आई। ये बात कहीं ना कहीं विष्णु को चुभ रही थी। शायद वो ऑफिस जाने से पहले एक नज़र सुरभि को देखना चाह रहा था, लेकिन फिर खुद से ही सवाल करने लगा, किस हक से? आखिर क्यों उसे हर पल देखने की चाहत कर रहा है ये दिल, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि उसके दिल में कोई और है। और तुमने भी तो उससे बदला लेने के लिए शादी की, तो फिर बदला लो। तुम्हारे दिल में ख्वाहिशें क्यों पनप रही हैं? विष्णु का दिल उससे सवाल किए जा रहा था और उसके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अपनी टाई सही करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। विष्णु के जाते ही सुरभि किचन से सीधा कमरे में जाती है और अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करती है। सुरभि तैयार होने के लिए क्लोजेट को ओपन करती है तो क्लोजेट का एक एरिया सुरभि के कपड़ों से भरा पड़ा था। हर किस्म के कपड़े उस क्लोजेट में मौजूद थे। साड़ियाँ, सूट, वन पीस, नाइट वियर, पार्टी वियर, लगभग हर तरह के कपड़े विष्णु ने रखवा दिए थे। इतने सुंदर कपड़े देखकर सुरभि के होंठ हल्के से खिल गए। क्योंकि उसे मंदिर जाना था, इसलिए उसने येलो और रेड कलर की कॉम्बिनेशन वाली एक साड़ी निकाली और उसके साथ रेड कलर का हाफ स्लीव स्ट्रेचेबल रेडीमेड ब्लाउज मैच किया। सुरभि रेडी होने के लिए बाथरूम में चली गई। दूसरी ओर विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ है और उसकी नज़र लैपटॉप पर है और उसकी उंगलियां बिना रुके कीबोर्ड पर चल रही हैं। रवि अपने हाथ में एक फाइल लिए अंदर आता है और विष्णु के सामने खड़े होकर कहता है, सर, फ्रांस वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स हो चुकी है। इसी हफ्ते हमें फ्रांस जाना होगा। विष्णु की उंगलियां जो कीबोर्ड पर चल रही थी, वो एकदम से ठहर गई थी। वो रवि की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, कल निकलने की तैयारी करो। ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। करोड़ों का प्रोजेक्ट है इसके पास, और ये प्रोजेक्ट मुझे हर हाल में चाहिए। जी सर, मैं सारी तैयारियां देख लेता हूँ। इतना कहकर रवि जाने के लिए मुड़ता है कि तभी विष्णु उसे आवाज़ लगाता है, रितिका को कहो कि मैंने उसे केबिन में बुलाया है। रवि विष्णु का ऑर्डर मानते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर सुरभि और दादी तैयार होकर निकलने वाली होती हैं। तभी नैना उन्हें पीछे से आवाज़ देते हुए कहती है, दादी आप कहाँ जा रहे हो इस लड़की को लेकर? दादी और सुरभि पीछे पलटते हैं। दादी नैना की तरफ देखकर कहती हैं, सुरभि मेरे साथ मंदिर जा रही है। नैना दादी के पास आकर एक नज़र सुरभि को घूरती है और फिर अपनी बहुओं से कोड़ते हुए कहती है, भाई ने मना किया है ना दादी कि उन्होंने शादी की है। इस बात का जिक्र बाहर कहीं नहीं होना चाहिए। बाहर ये बात नहीं पता लगनी चाहिए कि यह लड़की उनकी बीवी है। तो फिर आप इसे बाहर लेकर क्यों जा रही हैं? दादी आंखें घुमाते हुए एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, इसके माथे में लिखा है क्या कि यह विष्णु की बीवी है? और कोई पूछेगा तो कह दूंगी मेरी रिश्तेदार है। आखिर कब तक ऐसे घर में कैद होकर रहेगी बेचारी? उसका मन है मंदिर जाने का, तो मैं उसे लेकर जाऊंगी। नैना गुस्से में मुंह बना लेती है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही दादी आगे बढ़ जाती है और सुरभि भी दादी के पीछे पीछे चल देती है। विष्णु अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहता है, रितिका, रिप्रेजेंटेशन तुम्हें तैयार करनी है। अपना 200% लगाओ, लेकिन प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। सामने खड़ी वो लगभग 24 साल की लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका रंग दूध सा सफ़ेद था और चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ। वो मुस्कुराकर कहती है, जी सर, मैं पूरी जान लगा दूंगी, लेकिन सब कुछ परफेक्ट होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। विष्णु हाँ में अपना सिर हिला देता है और वापस अपने लैपटॉप पर नजरें जमा लेता है। रितिका मुस्कुराकर कहती है, सर, हम कब निकल रहे हैं फ्रांस के लिए? विष्णु नजरें उठाकर रितिका की ओर देखता है और बिना किसी भाव के कहता है, हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। तुम्हें प्रेजेंटेशन तैयार करके जल्द से जल्द मुझे मेल कर दो। वहाँ पहुँचकर मैं खुद क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दूंगा। रितिका के होठ की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। फिर से विष्णु के साथ बाहर जाने का एक मौका उसने गंवा दिया। हर बार की तरह इस बार भी विष्णु के करीब जाने के उसके अरमानों पर पानी फिर चुका था। वो अंदर ही अंदर गुस्सा हुए जा रही थी। रितिका को अभी भी अपने सामने खड़ा देख विष्णु अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, एनीथिंग एल्स? नो नो सर,
ऑल ओके। इतना कहकर रितिका जल्दीबाजी में वहां से निकल जाती है। इधर मंदिर में दादी और सुरभि भगवान के दर्शन करके पूजा करवाने में बिजी हो जाती हैं। दादी ने हमेशा की तरह आज भी विष्णु के नाम की पूजा रखवाई थी। उसकी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर जाए, बस यही दादी का अरमान था। पंडित जी के सामने बैठी दादी और सुरभि हाथ जोड़े हुए भगवान का ध्यान कर रही थी। कुछ ही देर में पूजा समाप्त हो जाती है। सुरभि दादी से कहती है, दादी मेरी एक दोस्त यहाँ आने वाली है, क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? दादी एक पल के लिए खामोश हो जाती हैं और सुरभि की तरफ हैरान होकर देखने लग जाती हैं। सुरभि को दादी के ये भाव बिल्कुल समझ नहीं आते। वो दादी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ दादी, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं मेरी दोस्त से मिलूँ तो? दादी बिना किसी भाव के कहती हैं, क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? रीना। सुरभि का निडर जवाब पाकर दादी अपनी बहुओं से कोड़ते हुए सीरियस लहजे में कहती हैं, भरोसा मत तोड़ना, इस बुढ़िया के यकीन की लाज रखना। सुरभि कुछ न समझ पाने वाले भाव लिए दादी की ओर देख रही थी, तो दादी मंदिर के पीछे बनी गौशाला की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, मैं गौशाला की तरफ हूँ, जल्दी लौटना, हमें घर भी जाना है। सुरभि मुस्कुराकर कहती है, जी दादी, मैं रीना से 2 मिनट मिलकर बस आपके पास ही आती हूँ, और अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो रीना के आते ही मैं उसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आती हूँ। दादी कुछ कहे बिना गौशाला की ओर बढ़ जाती हैं। सुरभि मंदिर के बाहर की ओर आते हुए अपना मोबाइल देखती है और कहती है, फोन भी नहीं उठा रही है लड़की, पता नहीं क्या अर्जेंट बात करनी थी उसे, और अभी तक आई भी नहीं। सुरभि मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ी चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी। सड़क से गुजरने वाले हर ऑटो और टैक्सी की तरफ देख रही थी कि शायद किसी ऑटो से रीना उतरने वाली है। सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, हद है यार, अब और इंतजार नहीं होगा। वैसे भी दादी का मन नहीं था कि मैं किसी से भी मिलूं। सुरभि जाने के लिए मुड़ती है कि उसके ठीक सामने मनन खड़ा था। मनन से नजर टकराते ही सुरभि के टूटे दिल के जख्म आंसू बनकर बाहर निकल आते हैं। मनन भावहीन नजरों से सुरभि को निहार रहा था। सुरभि अपनी नजर चुराते हुए कहती है, मैं रीना का वेट कर रही हूँ, उसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी मुझसे, तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। रीना नहीं आएगी क्योंकि उसके फ़ोन से मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मैसेज किया था। मनन की आवाज़ सुनकर सुरभि हैरानी से उसकी ओर देखने लग जाती है। मनन सुरभि की मांग में भरे सिंदूर और उसके गले में पड़े मंगलसूत्र की ओर अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, मैंने एक सवाल क्या कर दिया था, तुमने तो मुझे एक पल में भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। सुरभि जबरदस्ती को मुस्कुराते हुए कहती है, सवाल किया होता तो मुझे खुशी होती कि तुम मुझ पर अपना हक जता रहे हो, पर तुमने महज कुछ तस्वीरों को देखकर मुझ पर शक किया। अपने 2 साल के प्यार पर 2 पल का भरोसा कायम नहीं रख पाए तुम, और अब मुझे दोष दे रहे हो। मनन अपनी लाल आंखों से सुरभि को निहारते हुए कहता है, पर तुमने तो मेरे शक को यकीन में बदल दिया सुरभि। आखिर उसी इंसान से शादी कर ली तुमने। अगर वो तस्वीर झूठी थी तो आज तुम उसकी बीवी बनकर क्यों खड़ी हो? ऐसी क्या मजबूरी थी सुरभि जो तुम्हें मुझे धोखा देना पड़ा? मनन के सवाल सुरभि को तीर की तरह चुभ रहे थे। वो गुस्से में मनन की तरफ देखकर कहती है, यू नो व्हाट मनन, मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। इतना कहकर सुरभि वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है कि अचानक मनन उसकी कलाई पकड़ लेता है। सुरभि का दिल जोर से धड़क उठता है क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं उसे और मनन को इस हालत में दादी ने देख लिया तो वो उसे गलत समझ लेगी। वो मनन की तरफ पलटती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या बदतमीजी है मनन, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती सुरभि। मनन की बातें सुनकर सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, हाँ वो तस्वीरें सच्ची थी, मैंने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि उस इंसान के पास बहुत सारे पैसे थे। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस अमीर इंसान के साथ शादी कर ली। तुम्हें चीट किया मैंने, मिल गए ना सारे जवाब। अब दोबारा इस तरह धोखे से मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। इतना कहकर सुरभि तेज कदमों से मंदिर के पीछे की तरफ भाग जाती है। मनन अपनी जगह पर खड़ा उसे देखता रह जाता है। दादी और सुरभि शाम होते होते मंदिर से लौट आए थे। रात का वक्त, सबने खाना खा लिया था और सब अपने अपने रूम में जा चुके थे। सुरभि का मन नहीं था कुछ खाने का। उसे रह रहकर मनन का सवाल उसका शक परेशान कर रहा था। उसे इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि जिस मनन पर उसने खुद से ज़्यादा भरोसा किया था
उसके मन में सुरभि के लिए सिर्फ शक भरा था। उस कमरे में अब सुरभि का दम घुटने सा लगा था। वो कमरे से बाहर निकलती है और सीधा छत की ओर बढ़ जाती है। छत में पहुंचते ही उसे ठंडी हवा के झोंके गुदगुदा देते हैं। उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। उसकी साड़ी का पल्लू तेज हवा के झोंके से लहरा रहा था। उसके बाल बार बार उड़कर उसके गालों को परेशान कर रहे थे। सुरभि अपने आप को समेटे हुए एकटक आसमान की ओर देख रही थी। टिमटिमाते हुए तारे और खिला हुआ पूरा चांद सुरभि को एक अलग ही सुकून दे रहे थे। वो चांद और तारों को देखते हुए उनमें खो सी गई थी कि तभी एक मजबूत पकड़ उसे अपनी बाजू में महसूस होती है और वो अपनों ख्यालों से बाहर आते हुए हैरानी से अपनी बगल में देखती है जहाँ विष्णु उसे घूरते हुए खड़ा था। विष्णु को अपने सामने देखते ही सुरभि का सारा सुकून खौफ में बदल गया। बड़ी मुश्किल से उसके गले के नीचे से थूक उतर पाया था। विष्णु की तेज पकड़ से सुरभि को अपनी बाजू में दर्द सा महसूस होने लगा। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो विष्णु उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी मासूम आंखों में गुस्से से देखते हुए कहता है, किससे पूछकर दादी के साथ मंदिर गई थी? वो दादी ने ही मुझे कहा था मंदिर चलने के लिए, तो मैं बस। सुरभि अपने शब्द पूरे कर पाती उससे पहले ही विष्णु दांत पीसते हुए कहता है, तो तुमने सोचा कि अपने आशिक से मिलने का ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, है ना? विष्णु के शब्द सुनकर सुरभि का दिल जोर से धड़क उठता है। वो खुद को विष्णु की ढीली पड़ चुकी पकड़ से आजाद करती है और 2 कदम पीछे होकर कहती है, मैं उससे मिलने नहीं गई थी, वो बस मुझे इत्तेफाक से मिल गया था, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ होगा। विष्णु एक पल सुरभि के सहमे हुए चेहरे को देखता है, इससे पहले कि सुरभि की मासूमियत से उसका गुस्सा पिघलता। उसकी नज़रों के सामने वो दृश्य झलक पड़ता है जब उसकी कार उस रोड से गुजर रही थी जहाँ उसकी नज़रें सुरभि और मनन पर पड़ गई थी। मनन ने सुरभि की कलाई पकड़ी हुई थी। ये देखकर विष्णु के तन बदन में जैसे एक आग सी लग गई थी। ये सब याद आते ही विष्णु का गुस्सा एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी लाल आंखों से सुरभि को घूरता है और उसकी कलाई जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। सुरभि विष्णु के सीने से टकरा जाती है। विष्णु का एक हाथ सुरभि की कमर पर और दूसरा हाथ उसकी कलाई को मसल रहा था। विष्णु की तेज पकड़ से सुरभि के हाथ की चूड़ियां एक एक करके टूटकर बिखर रही थी। चूड़ियों का कुछ हिस्सा सुरभि की कलाई को भी छलनी कर रहा था, लेकिन विष्णु अपने गुस्से की आग में इस वक्त कुछ भी नहीं देख पा रहा था। विष्णु सुरभि की कलाई को और मसलते हुए कहता है, अगर वो तुम्हें इत्तेफाक से मिल गया था तो उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा? तुम उसे कह नहीं सकती थी कि अब तुम किसी और की हो? उसका कोई हक नहीं तुम पे। सुरभि को यह दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ना तो विष्णु की बातों को और ना उसके दिए दर्द को। सुरभि और ज्यादा झेल पा रही थी। वो रोते हुए विष्णु की आंखों में देखती है और कहती है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, अब सहन नहीं हो रहा। सुरभि के इस तरह रोने और उसके दर्द भरे शब्दों ने जैसे विष्णु को होश में ला दिया हो। वो हैरान होकर अपने हाथ की ओर देखता है जो सुरभि की कलाई से बह रहे खून से लाल हो चुका था। वो सुरभि की कलाई को जल्दी से छोड़ देता है। सुरभि अपनी कलाई को पकड़ती है और जमीन में घुटनों के बल बैठ जाती है। उसका पूरा चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। सुरभि को दर्द में देखकर अब विष्णु को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शायद उसे पछतावा हो रहा था अपने अनकंट्रोल गुस्से पर। वो जल्दी से अपनी पॉकेट से रुमाल निकालता है और सुरभि के हाथ की तरफ लगाने के लिए झुकता है। इससे पहले ही सुरभि अपने पल्लू को अपने हाथ में लगाते हुए उसे कसकर दबा लेती है। विष्णु अपने रुमाल को अपनी जेब में रखता है और खुद को सहज करते हुए कहता है, कमरे में चलो, इसे क्लीन करना होगा। विष्णु के दोहरे व्यवहार से सुरभि को चिढ़ मचने लगी थी। वो अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में विष्णु की ओर देखते हुए कहती है, कहीं नहीं जाना मुझे, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। और हाँ, मैं सिर्फ मंदिर गई थी, मनन से मिलने नहीं। लेकिन अगर मैं उससे मिलूं भी तो आपको कोई हक नहीं है मुझसे ऐसे बिहेव करने का। आप पहले दिन से जानते थे कि मैं मनन से प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। ये सब जानने की बाद भी आपने मुझे खुद से शादी करने के लिए मजबूर किया। तो फिर क्यों फर्क पड़ रहा है आपको इस बात से? सुरभि अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अगर आप हम दोनों के बीच ना आए होते तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश होते। सुरभि के ये शब्द विष्णु को बहुत चुभ रहे थे। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब फिर से वो सुरभि को हर्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए बड़ी मुश्किल से अपने हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए अपने गुस्से को काबू किया।
विष्णु सुरभि की तरफ देखते हुए कहता है, बकवास बाद में करना, पहले रूम में चलो। सुरभि अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती है और बेरुखी से कहती है, ना तो वो रूम मेरा है, ना ये घर, ना यहाँ के लोग, और ना कोई रिश्ता है, इसलिए मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। सुरभि की जिद से अब विष्णु को चिढ़ हो रही थी। वो आंखें बंद करके अपने हाथ की उंगलियां अपने माथे पर फिराता है और सुरभि की ओर एक कदम बढ़ाकर झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सुरभि शॉक्ड रह जाती है। वो विष्णु के कंधे पर हाथ मारते हुए कहती है, नीचे उतारिए मुझे। विष्णु घूरकर सुरभि के चेहरे को देखता है और आंखें छोटी करते हुए कहता है, अब अगर तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो जो दर्द तुम्हें मैंने अभी दिया है उससे भी बड़ा कोई दर्द मैं तुम्हारे हिस्से में लिख दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। विष्णु की धमकी से सुरभि का चेहरा सहम गया। वो शांत हो गई और अपनी नज़र नीचे झुका ली। विष्णु सुरभि के चेहरे से अपनी नज़रें हटाते हुए उसे सीधा कमरे में लेकर जाता है और उसे सोफे पर आराम से बैठाता है। विष्णु जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और सुरभि के पास बैठ जाता है। विष्णु सुरभि का हाथ पकड़ने लगता है तो सुरभि अपना हाथ पीछे खींच लेती है और मुंह फुलाए हुए कहती है, मैं खुद कर लूंगी। विष्णु अपनी नज़र तीखी करते हुए सुरभि को घूरता है और कड़क आवाज में कहता है, नखरे उठाने की आदत मुझे नहीं है, मजबूर मत करो जबरदस्ती करने के लिए, चुप करके बैठी रहो। विष्णु सबसे पहले कॉटन से सुरभि की कलाई को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद उसके हाथ में ऑइंटमेंट अप्लाई करने लग जाता है। विष्णु मरहम तो सुरभि के जख्म पर लगा रहा था, लेकिन सिरन उसके शरीर में उठ रही थी। उसे सुरभि का दर्द अपने ऊपर महसूस हो रहा था। वो बड़े आराम से सुरभि को मरहम लगा रहा था। सुरभि की नजरें अब अपने बिल्कुल नजदीक बैठे विष्णु पर जा ठहरी। न जाने क्यों वो बड़े गौर से विष्णु को निहार रही थी। आज पहली बार इतने गौर से वो विष्णु को देख रही थी। विष्णु की चढ़ी हुई भौहें, उसकी काली गहरी आंखें, गोरा चेहरा, बियर्ड का स्टाइल, शेप, गंभीर भाव, सब कुछ मिलकर विष्णु को बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहे थे। विष्णु को ऑब्जर्व करने का यह मौका सुरभि के हाथ शायद ही दोबारा कभी लगे, क्योंकि जब भी विष्णु सुरभि के करीब होता है उसकी नज़रों में एक अजीब सा गुस्सा भरा रहता है। सुरभि के लिए उन दहकती हुई नज़रों में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। विष्णु एक नज़र सुरभि की ओर देखता है तो सुरभि की नज़रें उसे ही देख रही थी। एक पल के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझ सी गईं, लेकिन अगले ही पल सुरभि ने अपनी निगाहें दूसरी ओर मोड़ ली। विष्णु भी थोड़ा असहज महसूस करने लग गया था, क्योंकि पहली बार उसने सुरभि की नज़रें खुद पर महसूस की थी। विष्णु बॉक्स उठाता है और साइड टेबल में रखते हुए सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाता है। सुरभि को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो इस तरह से विष्णु को देख रही थी। क्या सोच रहा होगा वो। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे घुस जाए। हालांकि उसके मन में विष्णु के लिए कोई भाव पैदा नहीं हुए थे। वो तो बस ठीक से देखना चाह रही थी कि जिस इंसान के साथ वो एक कमरे में रहती है, जो इंसान नाम का ही सही लेकिन उसका पति है, असल में वो दिखता कैसा है। लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी उन दोनों के दरमियान। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से सुरभि अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और विष्णु की तरफ अपनी पीठ करते हुए करवट ले लेती है। वो सोने का दिखावा करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फिर से उसकी नज़र विष्णु से टकराए। विष्णु एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर सीधा अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। विष्णु की आंखों में नींद नहीं थी। वो एकटक छत की सीलिंग को निहार रहा था। कभी उसे सुरभि का मनन से मिलने का दृश्य याद आता, तो कभी याद आता वो दर्द जो थोड़ी देर पहले उसने सुरभि को दिया था। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा उसे एक सवाल परेशान कर रहा था, क्यों सुरभि को मनन के साथ देख वो आग बबूला हो उठा। उसने तो यह शादी सिर्फ सुरभि को हराने के लिए, उसे कैद करने के लिए की थी, तो उसे किसी और के साथ देखकर उसके दिल में ये कौन से जज्बात जाग रहे थे। इसी उधेड़-बुन में न जाने कितना वक्त बीत गया था, लेकिन एक नींद थी जो विष्णु के आसपास भी नहीं भटक रही थी। सुबह विष्णु जिम कर रहा था, तभी हर्ष उसके पास आता है और एक डंबल उठाकर प्रैक्टिस करते हुए कहता है, सुना है तू फ्रांस जा रहा है। विष्णु ट्रेडमिल पर चलते हुए कहता है, मेरे बताए बिना तुझे खबरें कैसे मिल जाती हैं। हर्ष तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, अपना नेटवर्क काफी तकड़ा है दोस्त, तू नहीं समझेगा। विष्णु कुछ नहीं कहता है। हर्ष डंबल को वापस रखते हुए कहता है, तू सुरभि को मिस नहीं करेगा वहां जाकर। क्या जरूरत है उससे दूर जाने की। सुरभि का जिक्र सुनते ही विष्णु का दिल जोर से धड़क उठा।
उसकी आंखों के सामने सुरभि का मासूम चेहरा एक पल के लिए तैरने लगा था। उसके शरीर में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी, जैसे अंदर से उसे बहुत सुकून मिल रहा था। सुरभि को याद करके विष्णु ट्रेडमिल बंद करके एक चेयर पर बैठ जाता है और टॉवल से खुद को क्लीन करने लग जाता है। हर्ष आकर उसके बगल में बैठ जाता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, तू एक काम कर, सुरभि को भी साथ ले जा। इसी बहाने पेरिस में तुम दोनों का हनीमून भी बन जाएगा। विष्णु घूरकर हर्ष को देखता है और चिढ़ते हुए कहता है, अपने दिमाग के गधे दौड़ाना बंद कर। मैं पहले भी तुझे बता चुका हूँ, उसे मैं अपनी बीवी का हक नहीं देता और ना कभी दूंगा। विष्णु पानी का बोतल हाथ में लेता है और सारा पानी अपने चेहरे से लेकर पूरे जिस्म पर उड़ेलते हुए कहता है, विष्णु राय की जिंदगी में पैसे के अलावा किसी और चीज की ना तो जरूरत है और ना जगह। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। विष्णु की रूठ बातों से हर्ष अपने मन ही मन उसे हजार गालियां देता है और अपना सिर झटकते हुए वहां से जाने लगता है। तभी विष्णु अपनी बहुएं से कोड़ते हुए उसे आवाज देता है, कहाँ जा रहा है तू? हर्ष जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहता है, अपनी इनोसेंट ब्यूटीफुल प्रिटी भाभी को कंपनी देने, क्योंकि दादी के अलावा कोई उनसे बात नहीं करता, इसलिए मेरी कंपनी की जरूरत पड़ती है उन्हें। विष्णु को मनी मन हर्ष से चिढ़ होने लगी थी। वो दिल से नहीं चाहता था कि हर्ष सुरभि के क्लोज आए, इसलिए नहीं कि उसे हर्ष पर भरोसा नहीं था, ये बल्कि इसलिए क्योंकि उसे इस बात से जलन होती थी कि हर्ष के साथ होकर सुरभि के होठों पर स्माइल रहती है, जबकि विष्णु के सामने आते ही सुरभि के चेहरे पर खौफ की लकीरें दिखने लगती हैं। हर्ष जाने लगता है तो फिर से विष्णु से आवाज देकर रोकता है और उसके पास आकर कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में तू सबका ख्याल रखना। और वो मतलब, शायद विष्णु कुछ ऐसे शब्द कहना चाहता था जो कहने में उसे थोड़ा झिझक सी हो रही थी। हर्ष अपनी बहुएं चढ़ाए हुए विष्णु की बात पूरी होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन विष्णु अपनी नजर चुराते हुए कहता है, सबका मतलब सबका ख्याल रखना। और बस इतना कहकर विष्णु अपनी नजर झुकाते हुए वहां से चला जाता है। शायद वो जानता था कि अगर उसने हर्ष से नजरें मिलाई तो उसकी आंखों में सुरभि के लिए बसी फिकर हर्ष को दिखाई दे जाएगी। लेकिन हर्ष विष्णु को इतने अच्छे तरीके से जानता था कि उसकी नज़रों में देखे बिना ही उसके हाव भाव पढ़कर समझ चुका था कि विष्णु इनडायरेक्टली सुरभि का ध्यान रखने के लिए बोल रहा है। हर्ष के घर में सिर्फ उसके पापा रहते थे। वो भी बिजनेस के सिलसिले में इतने बिजी रहते थे कि हर्ष उनसे कभी कभी ही मिल पाता था। हर्ष को जन्म देने के बाद उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके पापा ने कभी दूसरी शादी नहीं की। खुद ही हर्ष को नौकरों और आया की मदद से पाल पोस कर बड़ा किया था। 10 साल पहले कॉलेज में साथ पढ़ाई शुरू करने पर हर्ष और विष्णु की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। और जब 7 साल पहले विष्णु पर बड़ी मुसीबत आई थी तो हर्ष ने ही विष्णु की मदद की थी। तब से विष्णु और उसका परिवार हर्ष को बहुत ज़्यादा मानने लगे थे। विष्णु की दादी हर्ष को अपने पोते की तरह ही प्यार करती हैं। निर्मला जी उसे अपना बेटा मानती हैं और नैना हर साल विष्णु के साथ साथ हर्ष को भी राखी बांधती है। हर्ष विष्णु की तरह ही इस घर के लिए अपने सारे फर्ज निभाता है। विष्णु कमरे में जाता है तो सुरभि उसे कहीं नहीं दिखाई देती। विष्णु को रेडी होना था, इसलिए वो अपनी जिम वियर टी शर्ट को उतारते हुए बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बाथरूम की ओर बढ़ता, सुरभि हवा की तरह बाथरूम से बाहर निकलती है और चीखते हुए अपने सामने खड़े विष्णु के सीने से लग जाती है। विष्णु बिल्कुल शॉक्ड था। वो हक्का बक्का खड़ा था, उसका मुंह खुला हुआ था। सुरभि ने अपने दोनों हाथ विष्णु के नेक सीने पर कस रखे थे और विष्णु के हाथ हवा में थे। उसे सुरभि को अपनी बाहों में समेटने तक का होश नहीं था। सुरभि ने इस वक्त सिर्फ बाथरूम पहन रखा था। उसके बाल गीले थे और विष्णु की दाढ़ी से लेकर उसके सीने तक में बिखरे हुए थे। सुरभि के बदन से एक भीनी सी खुशबू आ रही थी जो विष्णु को मदहोश कर रही थी। सुरभि के कोमल नाजुक बदन को अपने सख्त सीने में महसूस करते हुए विष्णु का रोम रोम बगावत करने पर उतारू हो चला था। उसके दिल की धड़कनों की स्पीड शायद ही कोई मशीन काउंट कर सकती थी। वो सुरभि की कमर में अपने हाथ कसने वाला होता है कि सुरभि उसके सीने से अपना सिर उठाते हुए विष्णु की ओर देखती है और घबराते हुए कहती है, बाथरूम में छिपकली है, बहुत बड़ी है, वो दीवार पर चिपकी हुई है। सुरभि की बात सुनकर विष्णु बहुएं से कोड़ते हुए कहता है, छिपकली? सुरभि समा हुआ फेस बनाकर कहती है, हाँ छिपकली है, आप चल कर देखिए। विष्णु चिढ़ते हुए कहता है, बचपन में कॉम्प्लेन भी ना भूल गई थी क्या? अभी तक ठीक से बड़ी नहीं हो पाई हो? मतलब?
सुरभि कंफ्यूज होते हुए विष्णु की ओर देखती है तो विष्णु गुस्सा करते हुए कहता है, घरों में छिपकली आना नॉर्मल बात है, आती जाती रहती हैं, इसमें इतना डरने की क्या बात है, वो खुद ब खुद चली जाएगी। सुरभि अपनी बहुएं चढ़ाते हुए कहती है, हाँ घर में किसी भी जगह हो तो चलता है, लेकिन बाथरूम में नहीं चलता। सोचो मैंने अपने फेस पर साबुन लगा रखी है, मैं कुछ देख नहीं सकती और इतने में वो छिपकली मेरे ऊपर गिर जाए। सोच के देखो, आप खुद पे इमेजिन करो, कितना डरावना सीन होगा ना। सो स्कैरी। सुरभि को इस वक्त छिपकली से डर के आगे विष्णु का डर फीका लग रहा था। तभी तो छिपकली से बचने के लिए उसे विष्णु की शरण में आना पड़ा। सुरभि की बात पर विष्णु मन ही मन मुस्कुरा देता है, लेकिन फिर अतीत का जख्म उसे हकीकत का आईना दिखा देता है। अचानक वो गुस्से में सुरभि की बाजू को कसकर पकड़ लेता है और अपनी काली आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, मुझे रिझाने का तुम्हारा ये फार्मूला काम नहीं आएगा। विष्णु राय एक पत्थर है, किसी नाजुक फूल की चोट उसे पिघला नहीं सकती। सो डोंट ट्राई टू सेड्यूस मी अगेन। विष्णु की बात सुनकर सुरभि का चेहरा मायूस हो गया। वो घबराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस। शट अप। विष्णु की डांट से सुरभि के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। विष्णु से घूरते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐश करने के लिए तुम्हें इस घर में लेकर नहीं आया हूँ मैं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की डोर अपनी मुट्ठी में कैद कर लूँ, इसलिए लेकर आया हूँ। तो एक हफ्ता है तुम्हारे पास, घर के नौकरों के साथ मिलकर एक हफ्ते में घर का सारा काम सीख लो, क्योंकि एक हफ्ते बाद घर का सारा काम तुम करोगी। और अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो एक बात अपने खाली दिमाग में बैठा लो, मैं सिर्फ तुम्हारे बाप की दुकान नहीं, उनका छोटा सा घर भी जला सकता हूँ। विष्णु की बात सुनकर सुरभि अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखती है, लेकिन विष्णु की आंखों में गुस्सा देख वो वापस अपना सिर नीचे झुका लेती है। अब खड़ी क्या हो, जाओ और जाकर चेंज करो, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है, तुम्हारी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सुरभि का सिर नीचे झुका हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। विष्णु को सुरभि के आंसू दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन वो खुद को इतना मजबूत किए हुए था कि उन आंसुओं के सामने किसी भी कीमत पर खुद को पिघलने नहीं देना चाहता था। गो फास्ट। इस बार विष्णु की टोन इतनी कड़क थी कि डर के मारे सुरभि के कंधे उचक गए थे। वो जल्दी से बाथरूम के अंदर जाती है, लेकिन बाथरूम की दहलीज पर जाकर वो दीवार के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाने लगती है। शायद वो छिपकली को देख रही थी, लेकिन फिर विष्णु की तरफ पलटती है तो उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा देख वो मजबूर होकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। विष्णु अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाता है। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कितना बुरा महसूस हो रहा है सुरभि के ऊपर यूं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद। खुद विष्णु को भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो सुरभि के लिए क्या महसूस करता है। वो बस इतना जानता था कि किसी भी कीमत पर उसे सुरभि को अपने दिल तक नहीं आने देना है। वो नहीं चाहता था कि वो सुरभि के लिए कभी कुछ फील करे, लेकिन वो ये बात नहीं स्वीकार कर पा रहा था कि जिन एहसासों से वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है, वो एहसास उसके दिल में धीरे धीरे अपना महल बनाते जा रहे हैं। विष्णु अपनी ही उलझनों में खोया हुआ था। तभी बाथरूम का गेट खोलकर सुरभि बाहर आती है और विष्णु की ओर देखे बिना आईने के सामने खड़े होकर खुद को तैयार करती है। विष्णु न जाने किस चीज का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अभी भी मूर्ति बने अपनी जगह पर बैठा हुआ था। शायद वो उम्मीद कर रहा था कि सुरभि उसकी ओर देखेगी, लेकिन सुरभि तेज कदमों से बाहर निकल गई। उसने विष्णु को ऐसे इग्नोर किया जैसे उसका वजूद इस कमरे में ही मौजूद नहीं था। विष्णु का मुंह बन जाता है और वो चिढ़ते हुए अपनी जगह से उठता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है। सुरभि किचन में घर के नौकरों के साथ बिजी थी। वो घर में बनने वाले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बारे में जानकारी ले रही थी, क्योंकि जैसा विष्णु ने कहा था कि अगले हफ्ते से सुरभि को ही सारे काम देखने होंगे, इसलिए बेचारी अपना हर काम सीख लेना चाहती थी। विष्णु रेडी होकर सीढ़ियाँ उतरते हुए बाहर आता है। उसने इस वक्त बॉडी फिटेड 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। दादी निर्मला और नैना डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए विष्णु का इंतजार कर रहे थे। विष्णु आकर चेयर खिसकाते हुए बैठ जाता है और जूस का गिलास हाथ में लेते हुए कहता है, दादी मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूँ। फ्रांस में मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप लोग अपना ख्याल रखना। विष्णु निर्मला जी की ओर देखकर कहता है, माँ आप कहीं भी बाहर जाएंगी तो तेजा को साथ ले जाएंगी, मेरे आने तक वो यहीं रहेगा
और आप लोगों की देखभाल करेगा। और नैना तू, अगर तेरी इंटर्नशिप पूरी हो गई हो तो तू मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। अपनी कंपनी होते हुए तुझे यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक मैं नहीं हूँ घर से बाहर अकेली नहीं निकलेगी तू। नैना कुछ कहे बिना बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। दादी सुरभि को आवाज़ लगाती हैं तो सुरभि किचन से बाहर निकलती है। विष्णु अपना दिल थामे हुए सिर घुमाकर किचन से आ रही सुरभि की ओर देखता है। सुरभि ने अपने बालों का मैसी जूड़ा बनाया हुआ था। नीली कलर की शिफॉन साड़ी और हाफ स्लीव ब्लाउज में सुरभि इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि विष्णु चाह कर भी उसके चमकते हुए चेहरे से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। सुरभि की नजरें झुकी हुई थी। वो अपने हाथ में लिया प्लेट दादी की ओर बढ़ाते हुए कहती है, लीजिए दादी पराठे। विष्णु एकटक सुरभि को देख रहा था। कुछ देर पहले जो कमरे में हुआ था वो सब याद आते ही विष्णु को एक बार सुरभि को छू लेने की तलब सी लगने लगी थी। और ये सोचकर तो विष्णु और ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि अब उसे कुछ दिन सुरभि से दूर रहना होगा, बहुत दूर, जहाँ से उसे सुरभि की एक झलक भी दिखाई नहीं देगी। विष्णु सुरभि में खोया हुआ अपने मन ही मन खुद से सवाल करने लग जाता है, क्यों आज से पहले तो मैंने पैसे को सबसे ऊपर रखा, चाहे उन पैसों के लिए मुझे सात समंदर पार ही क्यों ना जाना पड़े। कभी मेरे दिल ने मुझे रोका नहीं, तो फिर आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये मीटिंग कैंसिल कर दूं। जाने दूं अपने हाथ से इन पैसों को। क्यों ऐसा लग रहा है कि उन पैसों को पाने के लिए मैं उससे भी कीमती चीज छोड़कर जा रहा हूँ। सुरभि पराठे रखकर किचन की ओर बढ़ जाती है। विष्णु अपने हाथ में लिया जूस का गिलास रखते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और दादी की तरफ देखकर कहता है, मैं चलता हूँ दादी, काफ़ी लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। निर्मला जी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती हैं और विष्णु के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, हो सके तो दिन में एक बार फोन जरूर कर लेना बेटा, हमें तेरी चिंता लगी रहती है। विष्णु हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देता है और एक नज़र किचन की ओर दौड़ाते हुए तेज कदमों से वहां से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सुरभि ने खुद को पूरी तरह से घर के काम में सीखने में लगा दिया था। वो सबकी पसंद और नापसंद जानने की कोशिश भी कर रही थी। विष्णु के चले जाने से वो खुद को बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रही थी। वो अपने कमरे में भी आराम से रहती थी। उसे विष्णु के गुस्से को फेस नहीं करना पड़ता था। सुरभि कुछ कुछ खुश रहने लगी थी। दादी और हर्ष तो थे ही उसका टाइम पास करने के लिए। खाली समय में वो हर्ष के साथ घर पर ही म्यूजिक सीखने लग जाती थी। नैना अपने कमरे में लैपटॉप में बिजी थी। तभी सुरभि अपने हाथ में कॉफ़ी का कप लिए हुए आती है। सुरभि चुपचाप खड़ी थी और ध्यान से नैना के लैपटॉप में देख रही थी। नैना लैपटॉप में अपने काम से रिलेटेड कोई मुश्किल टास्क को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस टास्क का आउटपुट नैना के हिसाब से नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से नैना परेशान हो रही थी। तभी सुरभि सहज भाव से कहती है, मैं हेल्प कर दूं। नैना सिर उठाकर अपने पास खड़ी सुरभि की ओर देखती है और गुस्से के भाव लिए कहती है, चाय नहीं बनानी है, जो मैं कर रही हूँ वो बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हारी समझ से परे है। नैना वापस अपने लैपटॉप में नजरें जमा लेती है और काम में बिजी हो जाती है। सुरभि कॉफी का कप नैना की ओर बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारी कॉफी खत्म होने से पहले मैं तुम्हारा टास्क पूरा कर दूंगी, वादा। नैना तीखी नजरों से सुरभि की ओर देखती है और उसके हाथ से कॉफी का कप लेते हुए कहती है, भरोसा तो नहीं है कि यह सब तुम्हारे बस का है, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हारा घमंड टूटेगा तो कैसा लगेगा। लो करो। इतना कहकर नैना लैपटॉप के पास से उठकर कॉफी पीने लग जाती है। सुरभि लैपटॉप पर अपनी नज़र जमा लेती है और अपना काम करने लग जाती है। नैना साइड में बैठे हुए एक नज़र सुरभि को देखकर मुंह टेढ़ा करके मुस्कुराती है और वापस अपनी कॉफ़ी पीने लग जाती है। नैना की कॉफ़ी ख़त्म होती उससे पहले ही सुरभि अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और नैना की ओर देखते हुए कहती है, हो गया। नैना अपनी बहुएं सिकोड़ते हुए सुरभि की ओर देखती है और फिर जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें डालती है। ना चाहते हुए भी नैना के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो सुरभि की तरफ देखते हुए कहती है, इतनी जल्दी कैसे कर लिया तुमने। सुरभि मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मैं इस पोजीशन पर 2 साल जॉब कर चुकी हूँ जिसमें तुम इंटर्नशिप कर रही हो। नैना अपनी मुस्कुराहट को बुझाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, अब ये मत सोचना कि तुमने टास्क पूरा कर लिया तो मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई। सुरभि अपनी मुंडी हिला देती है और वहां से जाने लगती है। तभी नैना बोल पड़ती है, वैसे काफ़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। सुरभि पलटकर नैना की ओर देखती है और हल्का मुस्कुरा देती है। नैना कुछ सोचते हुए सुरभि की तरफ देखती है और मुंह बनाए हुए कहती है,
आइसक्रीम पार्टी करोगी मेरे और हर्ष भाई के साथ? सुरभि हाँ में अपना सिर हिला देती है तो नैना के होंठों पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। रात का वक्त, छत के टेरेस पर खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवाओं के बीच हर्ष, सुरभि और नैना तीनों मिलकर आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। तभी हर्ष आइसक्रीम खाते हुए कहता है, सुनो सुनो, एक जोक सुनाता हूँ। टीचर ने अपने छात्र से कहा, बेटा अगर सच्चे दिल से कोई प्रार्थना की जाए तो वो सफल जरूर होती है। फिर पता छात्र ने क्या कहा उस टीचर से? हर्ष का सवाल सुनकर नैना और सुरभि नामे अपनी मुंडी हिलाती हैं। उस छात्र ने टीचर से कहा, रहने दीजिए सर, अगर सच में ऐसा होता तो आज आप मेरे सर नहीं होते, ससुर होते। इतना कहते ही हर्ष जोर जोर से हंसने लग जाता है, लेकिन सुरभि और नैना एक दूसरे का मुंह ताकती रह जाती हैं। उन दोनों को खामोश देख हर्ष की हंसी धीरे धीरे करके बुझ जाती है। वो अपने सिर खुजाते हुए उन दोनों को देखने लग जाता है। सुरभि और नैना कुछ पल हर्ष को देखती रहती हैं और फिर खिलखिलाकर दोनों हंस पड़ती हैं। उन तीनों की हंसी दादी के कानों तक भी पहुंच रही थी। वे उन तीनों को एक नज़र देखकर सुकून भरी सांस लेती हैं और वहां से चली जाती हैं। हर्ष के घिसे पिटे जोक्स पर नैना और सुरभि हाई फाई देते हुए हंस रही थी। हर्ष ने आइसक्रीम एंजॉय करते हुए कुछ तस्वीरें और सेल्फी भी ली थी जो उसने विष्णु को सेंड कर दी थी। फ्रांस में इस वक्त शाम ढल रही थी और विष्णु अपना काम खत्म करके अपने होटल में आ चुका था। वो फ्रेश होकर कमरे में आता है और साइड टेबल पर से अपना मोबाइल उठाते हुए बिस्तर में लेट जाता है। मोबाइल ओपन करते ही विष्णु के सामने सुरभि की मुस्कुराती हुई तस्वीर खुल जाती है। उसके हाथ में आइसक्रीम का बाउल था और उसके होंठों पर मुस्कान। सुरभि को देखते ही विष्णु का दिल जोर से धड़क उठा। एक बार सुरभि को अपने करीब महसूस करने की तमन्ना उसके दिल को बेचैन करने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक पल में सुरभि के पास पहुंच जाए, लेकिन अपने जज्बातों को अपने दिल में दफन करते हुए विष्णु अपना मोबाइल साइड में रख देता है और अपनी आंखें बंद करके अपना सिर पिलो में टिका लेता है। लेकिन काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद भी वो जब खुद को सुरभि के ख्यालों में डूबने से बचा नहीं सका तो एक बार फिर मोबाइल उठाकर उसकी तस्वीर को निहारने लगा। सुरभि के साथ हर्ष और नैना की मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी विष्णु के सामने थी। नैना सुरभि के क्लोज आ रही है, इस बात से विष्णु को थोड़ी खुशी हुई, लेकिन वो चाह कर भी खुश नहीं होना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका परिवार फिर से उसी तरह हर्ट हो जैसे 7 साल पहले हुआ था। सुरभि की तस्वीर को निहारते हुए पता नहीं कब विष्णु की आंख लग गई। सुरभि अपने रूम में बैठी हुई थी और बार बार किसी को कॉल कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर से कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। सुरभि का चेहरा उदास हो जाता है। वो अपने फ़ोन में एक तस्वीर को देखने लग जाती है जिसमें सुरभि अपने माँ, पापा और अर्णव के साथ थी। उस तस्वीर को छूकर सुरभि की आंखों से आंसू की एक बूंद बह जाती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, जिस दिन से मैं यहाँ आई हर रोज़ आप लोगों को कॉल करती हूँ, लेकिन आप मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। क्या सच में हमारा रिश्ता टूट गया है? क्या अब मैं आप लोगों की बेटी नहीं हूँ? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? अगले ही पल सुरभि गुस्से में कहती है, ये सब उस डेविल राय की वजह से हुआ है। उसने मेरा प्यार भी मुझसे दूर कर दिया और मेरा परिवार भी। मेरे अपनों को छीनकर बदले में उसने मुझे दिया तो सिर्फ बेइज्जती, नफरत और ये कैद। सुरभि रोने लगती है। इतने में रूम का गेट नॉक होता है। सुरभि जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और खुद को नॉर्मल करते हुए जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे के उस पार एक मेड खड़ी थी। वो सुरभि की तरफ देखते हुए कहती है, आपको दादी माँ बुला रही हैं। सुरभि हमें अपना सिर हिलाते हुए कहती है, आ रही हूँ। मेड वहाँ से चली जाती है और सुरभि आईने के सामने खड़े होकर अपने बिखरे हुए बालों को सही करती है। एक नज़र खुद को निहारते हुए सुरभि अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। हॉल के एक कोने में बने मंदिर के आगे निर्मला जी दिया जलाती हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाती हैं। उनके अगल बगल खड़े नैना और दादी भी अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेती हैं। सुरभि जो अभी अभी आई थी वो भी उन सबके पीछे खड़े होकर अपने हाथ जोड़ लेती है, लेकिन वो आंखें बंद करती उससे पहले ही उसे दिखाई देता है कि निर्मला जी का पल्लू हवा के कारण भगवान के आगे जल रहे दिया के पास लहरा रहा है। ये देखते ही सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो निर्मला जी को आवाज़ लगाने वाली होती है, उससे पहले ही निर्मला जी का पल्लू आग पकड़ लेता है और ये देखते ही सुरभि घबराते हुए कहती है, आग। सुरभि की बात सुनकर दादी और नैना उसकी ओर पलटते हैं। निर्मला जी भी उसे हैरानी से देखने लग जाती हैं। सुरभि भागकर निर्मला जी के पास आती है और अपनी हथेलियों से उनके पल्लों की आग बुझाने लग जाती है।
सुरभि के ऐसा करने से सबका ध्यान निर्मला जी के जलते हुए पल्ले पर गया तो सब हैरान रह गए। खुद निर्मला जी को भी इस बात का एहसास नहीं हो पाया था कि उनके पल्ले में आग लग चुकी है। सुरभि की हथेलियां जल रही थीं, लेकिन इस वक्त उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने इस वक्त अपने दर्द की परवाह की तो निर्मला जी के साथ कुछ भी हो सकता है। सुरभि आसपास देखती है तो कलश में भरा पानी उसे दिखाई देता है। वो जल्दी से उस पानी को निर्मला जी के पल्लों में उलेटती है। तब तक नैना अपने हाथ में पानी का जग लिए हुए आती है और निर्मला जी के पल्लों के ऊपर डालती है। आग बुझ चुकी थी और कुछ पल के लिए अचानक हुए इस हादसे के कारण सब आश्चर्य में डूब गए थे। सब सुरभि की ओर देख रहे थे। वो हाँफ रही थी। उसकी हथेलियां जलने की वजह से लाल पड़ चुकी थी। निर्मला जी भी एकटक सुरभि को निहार रही थी। तभी दादी सुरभि का हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ लेकर आती हैं और उसे आराम से सोफे पर बैठाते हुए कहती हैं, बेटा तू ठीक तो है ना। सुरभि यहाँ में अपना सिर हिला देती है। नैना जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और डॉक्टर को कॉल करती है। निर्मला जी अभी भी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ी थी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। सुरभि को अपनी हथेलियों में दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो जताना नहीं चाह रही थी। उसकी हथेलियों में धीरे धीरे फफोले निकलने लगे थे। नैना अपने हाथ में पानी का गिलास लिए आती है और अपने हाथों से सुरभि को पानी पिलाती है। इतने में तेजा एक लेडी डॉक्टर को लिए हुए अंदर आता है। डॉक्टर एक बड़े बाउल में ठंडा पानी मंगवाती है और सुरभि के हाथ को करीब 10-15 मिनट तक उस पानी के अंदर डिप करके रखती है। डॉक्टर सुरभि के हाथ को चेक करती है और उसके हाथ को क्लीन करके एंटीबायोटिक अप्लाई करती है। सुरभि की हथेलियों में पट्टी बांधते हुए डॉक्टर कहती है, कुछ दिनों के लिए आप अपने हाथ में पट्टियां बांध कर रखिए ताकि आपके घाव में कोई इन्फेक्शन ना हो। रोज ये पट्टियां खोलकर एंटीसेप्टिक लगानी होगी और वापस से दूसरी पट्टी इस घाव में बांधनी होगी। एंड डोंट वरी, जल्दी ही आपका घाव ठीक हो जाएगा। सुरभि कुछ नहीं कहती, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। तेजा डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आता है। नैना सुरभि को सहारा देकर उठाती है और उससे कहती है, कमरे में चलकर रेस्ट करो। दादी भी अपनी सहमति जताते हुए कहती हैं, अब से 2 दिन तक तू कोई काम नहीं करेगी और बिस्तर से उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आराम करेगी तू। दादी की आंखें भर आई थी। सुरभि को नैना और दादी की उसके लिए चिंता देख थोड़ी खुशी भी हो रही थी। वो दादी को तसल्ली देते हुए कहती है, इतना भी कुछ नहीं हुआ है दादी, आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। नैना सुरभि की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अभी चलकर रेस्ट करो। नैना सुरभि को लिए हुए उसके कमरे में आती है और उसे आराम से लिटा देती है। उसके सिर के नीचे पिलो लगाते हुए नैना उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहती है, तुम बस आवाज़ लगा देना और कमरे के बाहर एक मेड खड़ी है, वो तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगी। नैना सुरभि को उंगली दिखाते हुए उसे डांट कर कहती है, ज़्यादा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी काम खुद से नहीं करना है। नैना की डांट सुनकर सुरभि को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे कहीं ना कहीं एक छोटी सी तसल्ली मिल रही थी। अपने सारे रिश्ते खो देने के बाद कम से कम दादी, हर्ष और नैना के रूप में उसे कुछ नए रिश्ते मिल गए हैं। नैना वहां से निकल जाती है और सुरभि अपनी आंखें बंद कर लेती है। शाम का वक्त हर्ष सुरभि के कमरे में आता है और उसके बगल में बैठते हुए कहता है, भाभी आप ठीक है ना। सुरभि हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, आपके सामने हूँ, मुझे देखकर आपको लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ। हर्ष सुरभि की तरफ देखते हुए सीरियस होकर कहता है, हमेशा दर्द को छुपा लेना कोई सही बात नहीं है भाभी, कभी कभी दर्द जाहिर करना भी चाहिए, क्योंकि अगर दर्द को अंदर छुपाए रखो तो वो एक गहरा जख्म बन जाता है। इसकी बात सुनकर सुरभि के चेहरे पर भी गंभीरता के भाव उभर आए थे। वो शांत हो गई थी। उसकी आंखें डबडबा आई थी। हर सब कुछ जानता था कि विष्णु की वजह से सुरभि ने क्या क्या खोया है। विष्णु ने उसे कितना परेशान किया है और जबरदस्ती संजान घर में लाने के बाद भी विष्णु सुरभि से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इन सब के बावजूद भी सुरभि किसी को अपना दर्द दिखाती नहीं है, छोटी छोटी बातों में मुस्कुरा देती है। बस इसीलिए हर्ष ने यह बात कह डाली थी। लेकिन सुरभि को खामोश देख अब हर्ष को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बात को बदलते हुए मजाकिया लहजे में कहता है, एक जोक सुनाओ। सुरभि नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, और दर्द नहीं सह सकती मैं देवर जी, प्लीज जोक पोस्टपोन कर दीजिए। हर्ष गुस्से वाला फेस बनाते हुए कहता है, अब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। सुरभि का मुंह बन जाता है। हर्ष स्टाइल में कहता है, तो सुनो। एक टीचर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी थी
और सामने स्टूडेंट थे। टीचर ने कहा, इस क्लास में जो खुद को बेवकूफ़ मानता हो वो खड़ा हो जाए। पूरी क्लास बैठी रह गई, लेकिन एक बेचारा मासूम बच्चा खड़ा हो गया। टीचर ने सवाल किया, तुम खुद को बेवकूफ़ मानते हो? बच्चा बोला, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हर्ष ताली मारकर हंसने लग जाता है और सुरभि को तो जैसे जोक ही समझ नहीं आया था। वो कंफ्यूजन के भाव लिए हर्ष को देख रही थी। हर्ष अपनी हंसी रोकते हुए बेचारा सा फेस बनाकर कहता है, यार कभी तो हंस दिया करो। सुरभि जबरदस्ती का मुस्कुरा देती है। हर्ष अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब और ज़्यादा तंग नहीं करूँगा आपको, रेस्ट करो, और जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक ये जोक वाला टॉर्चर नहीं करूँगा आप पर। सुरभि मुस्कुरा देती है। हर्ष कमरे से बाहर चला जाता है। सुरभि आंखें बंद किए हुए लेटी थी। रात के 10 बज रहे थे। नैना उसे कई बार खाने के लिए पूछ चुकी थी, लेकिन सुरभि को भूख नहीं थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ से सुरभि अचानक उठकर बैठ जाती है। वो देखती है कि सामने निर्मला जी खड़ी थी और उनके हाथ में खाने की थाली थी। सुरभि हैरानी से निर्मला जी की ओर देखती हैं तो निर्मला जी सुरभि से अपनी नज़र चुराते हुए आकर उसके पास बैठ जाती हैं। निर्मला जी सुरभि की तरफ देखे बिना निवाला बनाने लग जाती हैं और बिना किसी भाव के कहती हैं, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? सुरभि को इस घर में आए हुए शायद 10-12 दिन हो गए थे, लेकिन इतने दिनों में निर्मला जी ने उससे किसी दिन बात नहीं की थी और आज वो खुद सुरभि के पास आई हैं। ये देख सुरभि हैरान थी। वो खुद को सहज करते हुए कहती है, जी वो भूख नहीं थी मुझे। निर्मला जी निवाला सुरभि के मुंह के पास ले जाते हुए कहती हैं, दवाइयाँ लेनी है तुम्हें, इसलिए खाना खाना पड़ेगा, थोड़ा सा खा लो। सुरभि मासूमियत से निर्मला जी को देखती है और फिर उस निवाले को अपने मुंह में लेती है। इसके साथ ही सुरभि की आंखों से आंसू की एक बूंद बह जाती है। शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। निर्मला जी इसी तरह सुरभि को खाना खिलाती हैं। जब सुरभि मना कर देती है तो वो उठकर सुरभि को दवाई देती हैं और थाली लेकर वहां से जाने लगती हैं। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए सुरभि की तरफ वापस पलटकर कहती हैं, थैंक यू, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके बाद भी तुमने मुझे बचाया। सुरभि मुस्कुराकर कहती है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। सुरभि की बात सुनकर निर्मला जी खामोश हो जाती हैं। वो कुछ पल सुरभि को निहारती हैं और फिर तेज कदमों से बाहर निकल जाती हैं। तेजा ने विष्णु को आज के हादसे के बारे में खबर दे दी थी और अब उसका बेचैन दिल सुरभि को देखने के लिए और बेचैन हो उठा था। उसकी वापस आने की फ्लाइट अगले दिन की थी, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और तत्काल वापस आ गया। एयरपोर्ट से घर का रास्ता उसे पहाड़ लग रहा था। मंजिल आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़कें जैसे और लंबी होती जा रही थी और विष्णु उलझता जा रहा था अपने जज्बातों और बेचैनी के बीच। रात के लगभग 1 बज रहे थे। विष्णु कमरे के दरवाजे के पास आता है और अंदर आने से पहले एक गहरी सांस लेता है, मानो अपने दिल को सुरभि के दीदार के लिए तैयार कर रहा था। विष्णु कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। एक अलग सी खुशबू से चारों ओर से घेर लेती है। सोफे में लेटी सुरभि को देखकर विष्णु के बेचैन दिल को जैसे सुकून मिल गया था। मध्यम रोशनी में सुरभि का चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह दमक रहा था। उसके माथे पर लगी स्टोन की बिंदी रोशनी पड़ने से चमक रही थी। विष्णु अपने दिल को थामे हुए अपने कदम सुरभि की ओर बढ़ा देता है। विष्णु की नज़र सुरभि के हाथों पर पड़ती है, जिनमें पट्टियां बंधी हुई थी। सुरभि के हाथों की जलन विष्णु को अपने दिल में महसूस हो रही थी। वो कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा सुरभि को मासूमियत से सोते हुए देखता रहता है। सुरभि गहरी नींद में सोई हुई थी। विष्णु से एक नाजुक फूल की तरह अपनी मजबूत बाहों में उठाता है और बिस्तर में बड़े आराम से लेटा देता है। सुरभि को ब्लैंकेट से कवर करते हुए विष्णु कुछ पल गहराई से उसे देखता है। जाने क्या एहसास था यह, जो लाख कोशिशों के बावजूद भी विष्णु खुद को सुरभि की फिक्र करने से रोक नहीं पा रहा था। कोई तो ऐसी कशिश थी सुरभि में जो विष्णु के पत्थर दिल को धीरे धीरे करके पिघलाए जा रही थी। कुछ देर बाद सुरभि से अपनी नजरें हटाते हुए विष्णु क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। सुबह का वक्त, खिड़की से आ रही सूरज की तीखी रोशनी सुरभि की आंखों में चुभती है तो सुरभि कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। सुरभि अंगड़ाई लेते हुए उठने लगती है, लेकिन उसे अपने पेट पर एक भारीपन सा महसूस होता है। वो अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मुड़कर अपनी बगल में देखती है तो विष्णु बड़े सुकून से सो रहा था। वैसे तो सुरभि की आंख खुलने से पहले विष्णु जिम में होता था,
क्योंकि आराम की नींद उसके हिस्से में कभी थी ही नहीं। लेकिन आज सुरभि को बाहों में कसे हुए जैसे विष्णु पूरी दुनिया को भूल गया था। उसे वो सुकून मिल गया था जिसकी तलाश जाने कब से उसे थी। माथे पर बिखरे हुए बाल और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था इस वक्त। लेकिन सुरभि को नहीं। सुरभि विष्णु को अपने इतने करीब देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो सोच में पड़ जाती है, मैं तो सोफे पर सो रही थी, फिर यहाँ कैसे? सुरभि बड़ी मुश्किल से अपने थूक को गले के नीचे उतारते हुए धीरे से विष्णु का हाथ पकड़कर अपने पेट से हटाने लग जाती है। एक तो विष्णु का सख्त हाथ, ऊपर से सुरभि की दोनों हथेलियों में पट्टी बंधी हुई थी। इसकी वजह से सुरभि को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। तभी विष्णु की गुर्राती हुई आवाज़ सुरभि के कानों में पड़ती है और वो सहम जाती है। क्या कर रही हो तुम? विष्णु अपनी काली आंखों से सुरभि को घूरता है तो सुरभि घबराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता मैं आपके बेड में कैसे आ गई। मैं सच कह रही हूँ, मैं सोफे में ही सो रही थी। पता नहीं, शायद नींद में। सुरभि अपने दिमाग में जोर देने की कोशिश करने लग जाती है कि आखिर कब वो सोफे से उठकर बिस्तर तक पहुंचे। विष्णु उठकर बैठ जाता है और सुरभि की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहता है, छोटे से दिमाग को इतना लोड देने की जरूरत नहीं है, वरना हाथ के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी पट्टियां बांधनी पड़ जाएंगी। विष्णु की बात सुनकर सुरभि मासूमियत से अपना सिर नीचे झुका लेती है। विष्णु कुछ पल उसके भोले चेहरे को निहारता है और फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम नींद में सोफे से गिरने वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लिटा दिया। सुरभि शॉक्ड होकर विष्णु की ओर देखती है तो विष्णु अपनी नजर चुराते हुए बिस्तर से उतरकर क्लोजेट की ओर बढ़ जाता है। वो नहीं चाहता था कि सुरभि उसकी आंखों में खुद के लिए फिक्र या परवाह देख पाए। विष्णु अपने लिए कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जब वो देखता है कि सुरभि बिस्तर से उतरकर आगे बढ़ रही है तो वो रुककर सुरभि से कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है ना? सुरभि मासूम सा फेस बनाते हुए कहती है, बाथरूम जाना है मुझे। विष्णु कुछ पल खामोश रहता है और फिर सुरभि की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है जाओ। सुरभि तेज कदमों से बाथरूम के अंदर जाती है, लेकिन जब वो बाथरूम का गेट बंद करने लग जाती है तो विष्णु दरवाजे पर हाथ रखकर उसे दरवाजा बंद करने से रोक लेता है। सुरभि घबराई हुई सी विष्णु को देखने लग जाती है तो विष्णु बाथरूम के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। सुरभि सवालिया निगाहों से विष्णु को देख रही थी। विष्णु अपनी नजरें तीखी करते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? दिख नहीं रहा है कि तुम्हारे हाथों में पट्टी बंधी है? सो लेट मी हेल्प यू। सुरभि आंखें बड़ी करते हुए हड़बड़ाकर कहती है, नो नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। विष्णु सुरभि को घूरते हुए कहता है, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं जो करना चाहता हूँ वो करके ही रहता हूँ। अगर तुम ज़्यादा नखरे करोगी तो सुबह से रात हो जाएगी, लेकिन तुम इस बाथरूम से बाहर नहीं निकल पाओगी। अब सोच लो कि तुम्हें पूरा दिन मेरे साथ इस बाथरूम के अंदर रहना है या मेरी मदद लेनी है। विष्णु की बातों से सुरभि का माथा घूम जाता है। वो मुंह बनाते हुए मन ही मन कहने लग जाती है, कैसा इंसान है ये? हेल्प भी ब्लैकमेल करके कर रहा है, जबरदस्ती मेरी हेल्प करना चाहता है। अरे मुझे नहीं चाहिए इसकी हेल्प, इसकी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं होती मुझे अपने आसपास। हेल्प लेना तो बहुत दूर की बात है। तभी विष्णु की आवाज़ सुरभि के कानों में पड़ती है, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, तुम्हें विष्णु राय को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। सुरभि हैरान रह जाती है और फिर अपने मन में कहती है, डेविल के साथ साथ यह कोई अंतर्यामी भी है क्या? मेरे मन में चल रही बातें इसे कैसे सुनाई दे जाती हैं? विष्णु सुरभि को सोच में गुम देख उसकी ओर उसका टूथब्रश बढ़ाते हुए कहता है, अपने मन के सवालों को फुल स्टॉप लगाओ और जल्दी से ब्रश करो। सुरभि एक नज़र विष्णु की ओर देखती है और फिर अपने हाथ से ब्रश पकड़ने लग जाती है। विष्णु देखता है कि सुरभि को थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए वो खुद ही अपने हाथ से उसे ब्रश करवाने लगता है। लेकिन सुरभि 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, मेरा हाथ टूटा नहीं है, बस थोड़ा सा जला है, मैं मैनेज कर लूंगी। सुरभि का उल्टा जवाब सुनकर विष्णु उसे घूरता है तो सुरभि सहम जाती है। वो चुपचाप ब्रश करने लग जाती है। विष्णु अपनी एक हथेली में पानी लेकर सुरभि के चेहरे पर डालता है और उसके चेहरे को क्लीन करने लग जाता है। पानी की कुछ बूंदें सुरभि के कोमल होठों पर ठहरी हुई थी। विष्णु कभी सुरभि की घनी पलकों को निहारता तो कभी उसकी नजरें सुरभि के मुलायम होठों पर ठहर जाती। सुरभि चुपचाप आंखें बंद किए खड़ी थी। उसे विष्णु का इस तरह उसके करीब आकर उसकी हेल्प करना काफी अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने ज्यादा आनाकानी की तो डेविड राय उसे बाथरूम से बाहर नहीं निकलने देगा। सुरभि की आंखें बंद थी,
इसलिए वो विष्णु के जज्बातों को देख नहीं सकती थी। क्योंकि इस वक्त विष्णु किन नजरों से सुरभि को देख रहा है, इसका एहसास खुद विष्णु को भी नहीं था। उसका दिल बगावत करने पर उतारू हो गया था। वो बस सुरभि के होठों को एक दफा अपने होठों से छू लेना चाहता था। वो सुरभि के होठों के बहुत करीब भी था, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया और सुरभि से कुछ कदम पीछे होते हुए खुद को सहज करके कहता है, कपड़े चेंज कर लो, नहाने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो गीले टॉवल से मैं तुम्हारी बॉडी को क्लीन कर देता हूँ। विष्णु की बातें सुनकर सुरभि की आंखें बाहर निकलने को थी। वो अपनी बहुएं चढ़ाए हुए खुले मुंह के साथ विष्णु को निहार रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विष्णु को क्या हो गया है। वो अचानक से इतना हेल्पिंग बिहेवियर क्यों कर रहा है सुरभि के साथ, जबकि सुरभि को तो यह बात अच्छे से पता है कि विष्णु सुरभि से नफरत करता है। लेकिन सुरभि को कौन समझाए कि वो सिर्फ नफरत करने का दिखावा करता है, नफरत की चादर ओढ़कर अपने जज्बातों को ढक लेना चाहता है। एक बार उसकी ज़िंदगी में जो बर्बादी हुई है, वह उसे दोबारा नहीं जीना चाहता है। डर रहा है कि कहीं उसके एहसास सुरभि के सामने ना खुल जाएं, इसलिए हर वक्त अपने चेहरे पे गुस्सा और आंखों में नफरत के भाव लिए चलता है। विष्णु सुरभि को घूरते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, साड़ी उतारो। सुरभि को तो मानो जान हलक में अटक गई हो। वो हकलाते हुए कहती है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं हेल्प के लिए नैना को बुला लेती हूँ, वो मेरी मदद कर देगी। आप प्लीज जाइए। नैना इस वक्त अपने कॉलेज के लिए निकल गई होगी। लेट मी हेल्प यू। इतना कहकर विष्णु सुरभि का पल्लू पकड़ने वाला होता है कि सुरभि 2 कदम पीछे हो जाती है और घबराते हुए कहती है, नहीं, मैं आंटी जी को बुला लेती हूँ, आप प्लीज रहने दीजिए। माँ मंदिर के लिए निकल चुकी हैं। अब एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विष्णु के चेहरे के भाव कड़क थे, लेकिन सिर्फ सुरभि को दिखाने के लिए, बल्कि अंदर ही अंदर तो वो पिघलता जा रहा था। सुरभि की घबराहट और उसके भोलेपन पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सुरभि को यूं परेशान होता देख सुरभि जितना विष्णु से दूर होने की कोशिश कर रही थी, विष्णु की उसके करीब आने की तलब उतनी ही बढ़ती जा रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।